किसान भाइयों राम राम। आज हम बात करेंगे गुजरा साल कृषि का हाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जगदीप सक्सेना, जो कि प्रधान संपादक रह चुके हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, भारतीय कृषि अनुसंधान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वर्ष 2024 को आप कैसे देखते हैं? क्या यह वर्ष खेती और किसानी के लिए अच्छा रहा है? मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि भारत में कृषि के लिए वर्ष 2024 एक बेहतरीन साल रहा, एक उल्लेखनीय साल रहा और हम इसको एक ऐतिहासिक वर्ष भी कह सकते हैं। जी, उसका कारण सबसे बड़ा तो ये है कि इस साल बहुत सारी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इसके अलावा जब फसलों की खरीद की बात आती है, तो एमएसपी में भी भारत सरकार ने रिकॉर्ड वृद्धि करी। और भारत सरकार ने कृषि सेक्टर के लिए अब तक का सबसे अधिक बजटीय आवंटन भी किया। और अगर दूसरी तरफ ये भी देखें कि भई इस बार किसान और कृषि दोनों के लिए मानसून भी अच्छा रहा। तो मानसून जब अच्छा होता है, तो आप जानते हैं कि भारत में कृषि का विकास और खेती बड़ी तेजी से लहलहाती है, हरियाली फैलती है। डॉक्टर साहब, मानसून को देखकर ही किसान भी खुश होता है। बिल्कुल। तो इसी मानसून से जुड़ी जो सबसे बड़ी बात ये रही कि अच्छे मानसून के कारण और हमारे किसानों को तकनीकी सहायता के कारण, अच्छे बीज मिलने के कारण और भारत सरकार की किसान और खेती को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों के कारण वर्ष 2023-24 के दौरान खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। लगभग 332 मिलियन टन, जो पिछले साल के मुकाबले 2.6 मिलियन टन अधिक है। और ये इसलिए हुआ कि इस साल चावल, गेहूं और श्रीअन्न यानी मोटे अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। तो चावल और गेहूं के उत्पादन में हम विश्व में दूसरे नंबर पर बने हुए हैं, जबकि श्रीअन्न या मोटे अनाज या हम कहें कि मिलेट्स का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे यहाँ होता है, लगभग 17-18 मिलियन टन। इसी तरह अगर हम तिलहनों की बात करें, जी, तो जैसा हमारे किसान भाई जानते हैं कि तिलहनों का उत्पादन बढ़ाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और भारत सरकार द्वारा एक मजबूत तकनीकी मिशन भी चलाया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि सरसों तोरिया का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इसी तरह दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए, उनका भी नतीजा बड़ा अच्छा रहा। अगर हम बात करें 2015-16 की, तो उस समय 163 लाख टन दालों का उत्पादन होता था, जो अब बढ़कर यानी 2023-24 में 245 लाख टन हो गया है। इसी तरह बागवानी उत्पादन में अगर बात करें, तो फल 113 मिलियन टन फलों का उत्पादन हुआ, जो हमारे पोषण सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सब्जी लगभग 206 मिलियन टन हमारे यहाँ सब्जी हुई। इसके अलावा फूल, मसाले, सुगंधी और औषधीय पौधे, टमाटर, गोभी, गाजर, इन सबका जो है हमारे यहाँ बेहतर उत्पादन हुआ। और ये सब जो उत्पादन की बात है, इससे जी, हुआ क्या कि जो हमारी खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा है, वो लगातार मजबूत हो रही है। अब हम अगर बात करें कि भाई भरपूर उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन किसानों को इसका क्या लाभ मिल रहा है कि इस साल एमएसपी की जो घोषणा की गई भारत सरकार ने 2 बार करी। एक तो खरीफ फसलों के लिए करी गई मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए, और रबी फसलों में करी गई मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए। तो खरीफ फसलों में बाजरा का जो एमएसपी था, वो 77% बढ़ा दिया। सरकार बहुत कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है कि 50% से अधिक मुनाफा दिया जाए उत्पादन लागत के ऊपर। लेकिन इस साल सरकार ने बाजरा में 77%, तूर दाल में 59%, मक्का में 54% और उड़द में 52%। अब अगर रबी फसलों की बात करें, तो गेहूं में 105% लाभ दिया जा रहा है उत्पादन लागत के ऊपर। सरसों तोरिया में 98% लाभ दिया जा रहा है। मसूर में 89% दिया जा रहा है। चना और जौ में 60% दिया जा रहा है। और भारत सरकार जो हमारे देश के किसानों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए और जनता के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा देने में जुटी है, वो ये चाह रही है कि दाल और तिलहन, इन जी। दोनों में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएं। और मोटे अनाज में जो वृद्धि करी जा रही है, उसका कारण ये है कि कृषि निर्यात हो। मोटे अनाज का उत्पादन एक तो हमारी पोषण सुरक्षा के लिए अच्छा है, और दूसरा इसमें निर्यात की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो सरसों तोरिया के एमएसपी में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई 300 रुपए प्रति क्विंटल, जो कि एक बहुत अच्छी वृद्धि आप जो है कह सकते। तो अब थोड़ी सी बात हम मानसून की भी कर लें, जी, क्योंकि डॉक्टर साहब। मानसून जो है वो भारतीय कृषि और किसानों के लिए एक प्रमुख
एक घटना कह सकते हैं या प्रमुख प्राकृतिक वरदान कह सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर मानसून अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारी कृषि है वो मानसून के ऊपर निर्भर है। तो इस बार हुआ क्या कि शुरुआत तो थोड़ी धीमी रही, लेकिन जब लगभग आधा समय बीत गया तो मानसून ने बहुत तेज रफ्तार पकड़ी और सितंबर में जब मानसून की वापसी होती है, उस समय अखिल भारतीय स्तर पर देखेंगे तो 5% अधिक वर्षा यानी सरप्लस हमारे यहाँ दर्ज किया गया। इससे फायदा क्या हुआ कि बुआई बढ़ गई और बुआई का क्षेत्र जो है कुछ फसलों का बढ़ गया। जैसे धान का क्षेत्र पिछले साल के मुकाबले 2.2% बढ़ा, तिलहन का क्षेत्र 1.5% बढ़ा, जबकि दलहन का क्षेत्र 7.8% तक बढ़ गया। तो अनुमान लगा सकते हैं कि अगले वर्ष हमारे इनका उत्पादन अधिक मिलेगा। और ये भी देखा गया कि जब मानसून वापस गया तो पिछले 9 वर्ष के औसत से बेहतर नमी हमारे खेतों में रही। तो जब बेहतर नमी है हमारे खेतों में, तो हम इस बात की पूरी आशा करते हैं कि इस बार बेहतर उत्पादन होगा और उत्पादकता बढ़ेगी। तो बजट आवंटन जो था वो इस वर्ष ऐतिहासिक रहा। 2024-25 के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ और ये है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए। जी। और ये इसलिए किया गया कि बहुत सारी पहले से योजनाएं चल रही थी और सरकार ने ये मन बना लिया था कि इस साल हम और भी बहुत सारी नई योजनाएं शुरू करेंगे। तो कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर इस सरकार का बहुत बल है। तो 9,941 करोड़ रुपए का एक रिकॉर्ड जो है वो अनुदान दिया गया है बजटीय आवंटन में। और दूसरी बात, जो भारतीय कृषि है वो पशुपालन और मत्स्यिकी से भी जुड़ी हुई है। तो पशुपालन और डेयरी विकास के लिए 4,521 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि मछली पालन और मात्स्यिकी के लिए 2,616 करोड़ रुपए दिए गए। और ये इसलिए दिए गए जिससे कि इन क्षेत्रों में हम प्रोसेसिंग को बढ़ावा दे सकें और जो उसके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं हैं वो दे सकें, क्योंकि भारत सरकार ये चाहती है कि कृषि केवल किसानों के सीमित ही ना रहे, बल्कि इसमें उद्यमिता भी जुड़े। जो हमारे देश के युवा हैं वो कृषि को एक उद्यम के रूप में अपनाएं, इसलिए भी इस बात को बढ़ावा दिया जाता है। जी, डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी विस्तार से बताया। जिस तरीके से आपने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इस साल का काफ़ी अच्छा बजट आवंटन रहा। तो कुछ नई-नई योजनाएँ भी शुरू की गई होंगी और जो देश के विकास की गति देंगी योजनाएँ और साथ-साथ जो किसान की आमदनी भी उसमें बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ किसानों के लिए चुनौतियों का भी सामना। देखिए, अगर मैं सबसे पहले चुनौती की वाली बात करूं, तो जो इस समय चुनौती है वो ये है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जी। प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, उसी संसाधन में हमें बेहतर उत्पादकता लेनी है। जोत का आकार छोटा है, हमारे साधन कम हैं, कई बार हमें कुछ तकनीकी समस्याएं भी आ जाती हैं, फिर मौसम की बात भी है। तो इन सबको भारत सरकार जो है समग्र रूप से हल करना चाहती है, एक समग्र समाधान प्रस्तुत करना चाहती है। तो इस साल मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 7 नई योजनाएं शुरू करी गई, जिनकी कुल लागत 14,235 करोड़ रुपए से। इन योजनाओं में जो एक नई चीज हुई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। और इसका जो सबसे बड़ा अंग है वो है KDSS, जिसको हम कहते हैं कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें होना क्या है कि हर किसान को जैसे एक आधार कार्ड हमारा होता है, इसी तरह की एक डिजिटल आइडेंटिटी दी जाएगी, उसकी एक डिजिटल पहचान बनाई जाएगी और इस पहचान को लैंड रिकॉर्ड से, योजनाओं से, वित्तीय लाभ से, उत्पादन से सबसे जोड़ दिया जाएगा। तो इसका जो सबसे पहला फायदा ये होगा कि हम कृषि उत्पादन का और किसानों की आर्थिक दशा का सटीक मूल्यांकन और अनुमान लगा सकेंगे, जो हमें आगे के लिए बहुत लाभदायक होगा और किसान के लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि इससे जो है पारदर्शिता बढ़ेगी, कुशलता बढ़ेगी। इन सब चीजों को मिलाकर जो हमारा लाभ होगा वो हमारा समग्र लाभ होगा और डिजिटल आइडेंटिटी से वो लाभ होगा। दूसरा एक बात क्या है कि ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लागू हो रहा है, इससे रोजगार के अवसर बनने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो गई हैं और इसमें अनुमान ये है युवाओं और कृषि सखियों दोनों को लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी पहल है और इसको कृषि क्षेत्र में सभी द्वारा सराहा जा रहा है। अब जैसे चुनौती की बात हो रही थी, तो जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए किसानों को तकनीकी रूप से समर्थ और सशक्त बनाया जाए। इसके लिए एक विशेष योजना शुरू करी जा रही है, जो लगभग 3,980 करोड़ रुपए जिस पर खर्च होंगे। कृषि छात्रों और अनुसंधान कर्मियों के लिए भी एक नई योजना शुरू करी गई है, जो उनको जो नई प्रौद्योगिकी है, जिसको हम कहते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, उनका उपयोग करके आगे बढ़ने में सशक्त और समर्थ बनाएगी, जिसका लाभ मिलेगा किसानों को और कृषि को। और कृषि शिक्षा जो चल रही है हमारे विश्वविद्यालयों में, कृषि कॉलेजों में, उसका भी आधुनिकीकरण किया जाएगा और इस योजना पर 2,291 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है।
अगर कृषि शिक्षा का आधुनिकीकरण हो रहा है कि भारत सरकार पशु चिकित्सा की शिक्षा जो है उसका भी आधुनिकीकरण कर रही है कि डेयरी और पशुपालन जो हमारे कृषि के अभिन्न अंग हैं उनको भी बढ़ावा मिले, उसमें भी प्रशिक्षित लोग हों, कुशल लोग हों। इसके लिए भी एक अलग से योजना शुरू करी गई है जिस पर 1702 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बागवानी के क्षेत्र में प्रसंस्करण की सुविधाएं बहुत होती हैं, बागवानी से बहुत सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो इस दिशा में युवाओं को आकर्षित करने के लिए और आमदनी बढ़ाने के लिए 1129 करोड़ रुपए की लागत से एक नई योजना शुरू करी जा रही है। अब बात आती है प्राकृतिक संसाधनों की, जिसका जी, कि हम बात कर रहे थे कि प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो घटते जा रहे हैं। तो उसके लिए एक अन्य योजना शुरू करी गई है जो कि किसानों को और जो हमारे अनुसंधान कर्मी हैं उनको सभी में पानी के उपयोग की कुशलता बढ़ाने के लिए उस पे 1115 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो जो प्रयोगशालाओं में अनुसंधान हो रहे हैं उनको हमें खेतों तक पहुंचाना है और भारत एक बहुत बड़ा देश है तो इसके लिए जो लैब टू लैंड कार्यक्रम है, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम है, उसको मजबूत बनाया जा रहा है, प्रभावी बनाया जा रहा है। और हमारे किसान भाई जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र उनके लिए उनकी खेती को आधुनिक बनाने के लिए, नई दिशा देने के लिए कितने उपयोगी होते हैं। इस समय देश में 730 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं। जी, तो इन सब कृषि विज्ञान केंद्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है कि यहाँ नई तकनीकें हों, जानकारी देने के नए नए माध्यम अपनाए जाएं। कुल मिलाकर आप देखें तो ये जो 7 नई योजनाएं हैं ये कृषि के विकास के लिए और किसानों के कल्याण के लिए दोनों के लिए लाभदायक है। मैं और बताना आपको चाहूंगा कि जब हम बात कर रहे थे प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की, जी। तो आप ये देखिए कि भारत सरकार सब तरफ से प्रयास कर रही है कि जो नई तकनीकें हैं उसकी जानकारी किसानों तक जल्दी जल्दी पहुंचे। और मैं बहुत बधाई दूंगा और सराहना करूंगा आकाशवाणी की और दूरदर्शन की इस वर्ष कृषि चौपाल नामक एक अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें किसान भी बैठते हैं और कृषि विशेषज्ञ भी बैठते हैं। कृषि विशेषज्ञ जानकारी देते हैं, जो किसान बैठे हैं वहाँ वो अपनी शंकाओं का समाधान कर पाते। तो इस पहल के लिए मैं और आपको जो है बधाई देना चाहूँगा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत तेज़ी से किसानों तक पहुँचा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जो आने वाला वर्ष 2025 है, इससे क्या आशाएँ हैं और जो भारतीय कृषि में क्या कुछ नए स्वरूप को आप देख पाएँगे? देखिए, इसमें बात ये है कि जब इतनी नई योजनाएँ चल रही हैं और 2025 को जब हम बात करते हैं, तो ये जो इन योजनाओं का जो प्रभाव है, वो हमें 2025 में देखने को मिलेगा। लेकिन इस संदर्भ में मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि अभी तक क्या था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और बहुत सारी योजनाएँ कृषि की चलती रहती थीं। अब उनका इस साल 2024 में एकीकरण किया गया है, जिससे कि जो किसान हैं और राज्य सरकार हैं, उनको अलग-अलग योजनाओं में पंजीकरण कराना, उसका लाभ लेना जैसी जो समय लगने वाली परिस्थितियाँ हैं, वो ना झेलनी पड़ें, बल्कि 2 अम्ब्रेला स्कीम शुरू करी गई हैं। एक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि सतत कृषि के लिए समर्पित है और दूसरी है कृषोन्नति योजना, जो खाद्य सुरक्षा और कृषि में आत्मनिर्भरता को समर्पित है। तो ये 2 योजनाएँ और इनकी लागत है 1,13,121 करोड़। तो भारत सरकार ने इतनी महत्वाकांक्षी योजना बनाई हुई है। तो इन योजनाओं की वजह से हम ये आशा कर रहे हैं कि वर्ष 2025 हमारे देश के किसानों के लिए, कृषि के विकास के लिए पहले से और बेहतर होगा। हमारा कृषि विकास नई छलांग लगाएगा और हम केवल अपने देश में ही खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषि को एक पहचान मिलेगी। जो हमारा एक सपना है कि हमारा भारत जो है वो फूड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन जाए या पावर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर बन जाए, वो सपना पूरा हो। जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल सपना पूरा होगा कि जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया था दलहनी और तिलहनी फसलों का, तो क्या इस साल उम्मीद की जा सकती है कि आत्मनिर्भर होने के क्षेत्र में भी कुछ कार्य होने की संभावना बिल्कुल। है? देखिए क्या है कि उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। उत्पादन एक चीज़ है और उत्पादकता एक चीज़ है। तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस बार एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और स्वयं प्रधानमंत्री ने जो है वो लगभग 34 खेत फसलों और 27 बागवानी फसलों की नई किस्में जारी की। जिसमें दलहनी फसलें और तिलहनी फसलें, सब्जियाँ, मसाले सब शामिल हैं। तो जब ये किस्में जो आएँगी हमारे सामने, जी, पहले क्या होता था कि सरकार जो है या अनुसंधान कर्मी हमारे नई किस्में जारी तो कर देते थे, लेकिन बीज नहीं पहुँच पाते थे। तो इस बार पहले से एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, जो दलहनों का उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े और उसके बीज जो हैं, वो किसानों तक पहुँचे।
जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल अगर किसानों तक उन्नत बीज पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पे किसान उसका उत्पादन ले पाएँगे और जो देश की कृषि अर्थव्यवस्था है वो सुधरेगी, किसान सुधरेगा और किसान के उत्पादन लागत कम होगी और उसकी इनकम बढ़ेगी। तो डॉक्टर जगदीप सक्सेना जी आप कार्यक्रम में आए और पूरे साल का लेखा-जोखा जो प्रस्तुत किया है, इस साल जो हमारी कृषि का क्या हाल रहा और अगले साल क्या कुछ होने वाला है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।